सो गाइस आप लुक हियर ऑन द बोर्ड प्लीज। आज के इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे सेकेंड स्ट्रक्चर आईबीपी की। और आप सभी को पता होना चाहिए कि आईबीपी का जो सेकेंड स्ट्रक्चर और कल जो आप लोगों ने पढ़ा था मींस द स्ट्रक्चर दैट यू स्टडीड यस्टरडे और द स्ट्रक्चर दैट यू गोइंग टू स्टडी टुडे, दिस बोथ द स्ट्रक्चर्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। देखो अगर मान लो कि स्पोकन इंग्लिश की गाड़ी जो है ट्रेन को चलने के लिए कितने लाइन चाहिए होते हैं, पटरियां कितनी होती हैं? 2 होता है, पेयर होता है ना। तो आप सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि टेंस के बाद जो चीजें हैं आईवीपीज, इसमें 2 आईवीपीज जो है वो बस ट्रेन की ट्रैक की तरह है जिन पे आपकी स्पोकन इंग्लिश की गाड़ी ना दौड़नी है, जिसमें पहली स्ट्रक्चर जो कल हम लोगों ने पढ़ा और सेकंड आज पढ़ा। तो इन दोनों को अच्छे से समझना है। कारण क्या है कि इन दोनों में से एक में भी अगर आपको प्रॉब्लम है, एक्चुअली देखो प्रॉब्लम की बात जहां तक मैं करूं तो बहुत सारे लड़के ऑलरेडी पहले से पढ़ के आते हैं पर वो बोल नहीं पाते, दिक्कत यहाँ पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो बनेगी तो सेम वैसे ही जैसे कल हम लोगों ने बनाया था। पहले एक एग्जांपल देख लें, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, उसे बाजार जाना था। तो गाइस जिनको पता है कि मैं बना सकता हूं तो आप बना भी सकते हैं। उसे बाजार जाना था, इसी सेंटेंस को हिंदी में गाइस 2 तरीके से पूछ सकते हैं। उसे बाजार जाना था भी कह सकते हैं और उसे बाजार जाना पड़ा। यहां पे भी 2 सेंटेंस फिर से आ गया। कल भी हम लोगों ने देखा था कि उसे बाजार जाना है या उसे बाजार जाना पड़ता है। थोड़ा ऊंची आवाज में बोला कीजिए ताकि आपकी आवाज इधर तक है। तो आज वाली जो है चूंकि पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, रिफर कर रहा है ना, तो उसे बाजार जाना है नहीं बल्कि उसे बाजार जाना था और उसे बाजार जाना पड़ा। अगर गौर से देखें तो बस यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट का डिफरेंस है, बाकी जो है कॉन्सेप्ट सेम ही लग रही है सेंटेंस की। तो बनेगा भी सेम वैसी। तो ऐसी सेंटेंस को बनाने के लिए कि उसे बाजार जाना था, सबसे पहले क्या लगा देना आपको? सब्जेक्ट लगा देना है एंड देन वी हैव टू यूज हैड और इसके बाद लगाना है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव yesterday already I mentioned what is the meaning of infinitive। कल मैंने तो आपको बताया था ना कि इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है। इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है अब्दुल? इन्फिनेटिव मीन्स होती है 2 + v1। यानी यहाँ पे जो इन्फिनेटिव लिखा है यहाँ पे आप 2 + v1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर ऐसे जो है ना किताबों में अक्सर ऐसे लिखी हुई मिलेगी इन्फिनेटिव, तो लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कल को अगर किसी ने आपको ऐसी पैटर्न दे दिया और बोल दिया कि आप सेंटेंस फॉर्म कीजिए तो आपको फंस जाइएगा ना। आपको लगेगा कि भाई 2 + v1 तो समझता था मैं, पर ये इन्फिनेटिव क्या दे दिया। तो डरना नहीं है, कोई भी वर्ब जो लगाते हैं आप, वर्ब के पहले जब आप टू को लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाती है, जो कि टेंस के बदलने से भी वो बदलता नहीं है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, हैड, इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट 4 चीजें लगानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस? उसे। सो लेट अस राइट डाउन, स्पीक लाउडली। व्हाट विल बी द सेंटेंस फॉर उसे? ही और सी? ही और सी? एनी कैन बी, कोई भी हो सकता है। ही क्यों होगा? सी भी हो सकता है। उससे बाजार जाना था, जेंडर तो यहाँ पे क्लियर हो नहीं रहा। उससे बाजार जाना था मतलब गर्ल्स भी हो सकती है और बॉयज भी हो सकता है। तो क्या होगा? शी भी हो सकता है। और यहाँ पे आपके पास हॉब्सन चॉइस है। हॉब्सन चॉइस, डू यू अंडरस्टैंड हॉब्सन चॉइस क्या होता है? हॉब्सन चॉइस किसको कहते हैं बताओ? Option choice where you don't have any other choice, when you have single choice, when you have the single way to go, this is called option choice। जैसे when you sit in the examination तो you find the multiple choice question MCQs, so you have many choices। when you have a question and 4 options, this is called MCQ, multiple choice questions। but I'm speaking option choice। option choice means willingly or unwillingly you have to go with one option। तो यहाँ पे आपको अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे हैड ही लगाना है। कल की तरह तो टेंशन नहीं ना कि हैज लगाए या हैव लगाए। तो सी लगा आपने, अगेन यू ऐड हैड, शी हैड। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव मतलब सिंपली आप या तो इन्फिनेटिव समझो अगर आपको कोई समझने में कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि नए स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत कई बार हो जाता है, तो उनके लिए बस ऐसे याद रखिए कि 2 + v1 लगाना है। तो यहाँ पे सी हैड, इसके बाद आप 2 लगा दें। और क्या है? जाना। तो जाना का इंग्लिश सबको पता होता है, क्या हो जाएगा? गो। कहाँ जाना है? बाजार। तो देखो गो ऐसा वर्ब है, गो, कम, है ना, सेंड। इनके बाद आप देखते हैं कि जब भी कोई नॉन या प्रोनाउन आता है तो टू लग करके ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू, और सेंटेंस की ऑब्जेक्ट हो जाएगी मार्केट। शी हैड टू गो टू मार्केट। अगर मान लो सेंटेंस बनाने को रहता कि उसे घर जाना था, तब क्या बनाते? शी हैड टू गो टू। स्पीक लाउडर, बोलो ना आप लोग, क्या मतलब भूखी है? जोर से बोलिए।
शी हैड टू गो टू हाउस, उसे घर जाना था। शी हैड टू गो टू या शी हैड टू गो टू होम, क्या होगा? She had to go to house. और अगर होम लगाना हो तो क्या करेंगे? शी हैड टू गो होम, फिर टू को हटाना पड़ जाएगा। एक्चुअली होम और हाउस में आप लोग अक्सर फंसते हैं ना, तो इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप लोग टू का नहीं मतलब होम का नहीं हाउस का इस्तेमाल किया करें। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों का आदत पता है क्या होता है कि आप टू भी लगाते हैं और होम भी लगाते हैं। गाइस देखो, होम और हाउस में कई सारे फर्क है, पहले ये समझ लेते हैं। आप लोग को पता है कि होम और हाउस में क्या फर्क है? कोई बताएंगे? आप लोग भी सुन ले अगर आपको नहीं पता तो, क्योंकि ज्यादातर लोग कंफ्यूज हैं कि होम और हाउस में क्या अंतर है। होम के साथ टू क्यों नहीं लगता, हाउस के साथ टू क्यों लगता है? आप लोग बताओ, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। जैसे उसे उसे घर जाना है, सॉरी उसे घर जाना था, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलिएगा? बोलिए। ही हैड टू गो टू हाउस। और अगर होम बोलना रहेगा तो क्या बोलेंगे? ही हैड टू गो होम। ही हैड टू गो होम। आप सभी को पता है कि हाउस के साथ टू नहीं लगता और होम हाउस के साथ टू लगता है और होम के पहले टू नहीं लगता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? एनीबॉडी कैन टेल द रीजन? वर्ब और नॉन की वजह से। क्या वर्ब और नॉन इसमें है? वर्ब और नॉन का मसला क्या है यहाँ पे? देखो, वर्ब और नॉन का मसला नहीं है। एक्चुअली हाउस जो है ना वो एक नाउन है, तो नाउन प्रीपोजिशन कंटेन करता है, ठीक है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक शब्द है, डिफिनेशन प्रीपोजिशन का पढ़ा था ना कि इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। तो ही हैड टू गो टू हाउस। हाउस जो एक नाउन है, इसके पहले टू आ रहा है, लेकिन कभी एडवर्ब के पहले टू नहीं लगता। और होम जो वर्ड है वो एक एडवर्ब है। क्या है? जैसे आप बोलते हो कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो क्या बोलते हैं आप? मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग टू स्कूल। और मैं वहां जा रहा हूं तो क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग टू देयर। नहीं, आई एम गोइंग टू देयर। आई एम गोइंग टू देयर। आई एम गोइंग देयर। मतलब ऐसी बेवकूफी कैसे कहता होगा? आई एम गोइंग टू देयर बोलिएगा, आई एम गोइंग देयर बोलते हैं, ठीक है। वह वहां जा रहा है, इज गोइंग देयर। तो आप देखते हो कि जब घर आता है, बाजार आता है, स्कूल कॉलेज कुछ ऐसी आती है चीजें ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आप टू लगा देते हैं। लगाते हैं या नहीं लगाते? आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू गया, पटना, कोलकाता, कुछ भी ऐसा लिखते हो, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? नाउन्स हैं। लेकिन जैसे ही देयर हियर की बात होती है, वह यहाँ आ रहा है, ही इज कमिंग हियर, वह वहां जा रहा है, ही इज गोइंग देयर। तो देयर हियर ये सब जो है ये क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब के साथ टू कभी भी नहीं लगता। सेम वैसे ही होम भी एडवर्ब है, तो होम के साथ भी टू नहीं लगता। ये पहली डिफरेंस हो गई कि टू। और इसलिए मैं क्या कहता हूं हमेशा कि आपको आदत क्या होती है कि टू भी लगाते हैं और होम भी लगाते हैं। जैसे अगर मैं बोलता भी कि मैं घर जा रहा हूं, फटाक से लोग जवाब देंगे कि आई एम गोइंग टू होम। आई एम गोइंग टू होम बोल देते हैं ना, तो दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। लेकिन आपको क्या बोलना है? आई एम गोइंग टू हाउस। आप होम का आदत ही मत रखो। अब ये पहली डिफरेंस हो गई। दूसरा डिफरेंस ये है होम का गाइस कि होम जो है, होम और हाउस में एक और मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस लोगों से जब पूछा जाता है कि सर होम और हाउस में क्या अंतर है, आप पूछोगे कि क्या डिफरेंस है, आप ही लोग बताओ क्या डिफरेंस है होम और हाउस में, पहले फिर मैं बताऊं, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही लोग भी सोचते हैं। होम और हाउस के अंदर कुछ डिफरेंस आपको समझ में आता है? कुछ आता है तो बताइए, इन हिंदी और इंग्लिश, एज यू वांट टू एक्सप्लेन दैट। होम और हाउस में मैं बता देता हूँ डिफरेंस। देखिए, पता तो सबको चल रहा है कि हाँ कुछ तो होता होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है। सिंपल सी चीज ये है गाइस कि होम का इस्तेमाल जो है ना हम लोग मेनली रहने के लिए ही करते हैं। रहने के लिए ही करते हैं, चाहे वो रेंटेड होम हो या अपना खुद का होम हो। ऑन होम भी हो सकता है, रेंटेड भी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि सर रेंट वाला है तो हाउस है, और अगर अपना घर है तो होम है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रहने के लिए जिस जगह का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वेदर दैट इज रेंटेड और योर ओन हाउस, चाहे वो आपका अपना घर हो या रेंटेड हो, वो होम ही कहलाएगा, जो रहने के पर्पज से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी मतलब कुछ दूसरे काम से भी अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपने सुना है रेस्ट हाउस, सुना है नाम? नहीं सुना है? रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, ठीक है, फार्म हाउस, स्टोर हाउस, वेयर हाउस, नाम सुने है सब? तो आप कभी ऐसा नाम सुना रेस्ट होम, गेस्ट होम, वेयर होम, स्टोर होम? नहीं ना सुने। तो इसका मतलब है कि होम का इस्तेमाल सिर्फ रहने के लिए होता है, हाउस का इस्तेमाल किसी दूसरे पर्पस के लिए भी हो सकता है। दिस इज द मेन डिफरेंस इन द मीनिंग। और अर्थ में क्या अंतर है कि एक मतलब अगर हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लें तो आपका नाउन जो है, सॉरी हाउस जो है वो क्या है?
नाउन है और होम जो है वो एडवर्ब है। तो यही अंतर है, यानी होम के साथ कभी भी टू का इस्तेमाल इसीलिए नहीं करते। अगर मान लो बनाना है कि वह उसे कॉलेज जाना था तो क्या बोलिएगा? he had to go to college, उसे वहां जाना था। He had he had to go there. to go there या he had to go to there? He had to go there. he had to go there, उसे किसी से मिलना था। He had to meet he had to meet someone. someone या somebody, दोनों दोनों हो सकता है। he had to meet someone, उसे किसी से मिलना था, या he had to meet somebody, ठीक है। लेकिन he had to meet anybody ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि एनी ग्रुप के शब्दों का इस्तेमाल नॉर्मली जो है वो निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटू नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। he had to go somewhere या somebody, he had to, सॉरी क्या था सेंटेंस हिंदी में? हाँ जी, उसे किसी से मिलना था। he had to, उसे किसी से मिलना था। he had to meet someone या somebody, क्या होना चाहिए? दोनों में से कोई जो इच्छा हो आप बोल दें, लेकिन इन दोनों में अंतर समझ लेना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन someone और somebody। तो गाइस आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है। थोड़ी सी डिफरेंस है वो ये है कि someone जो वर्ड है ये एक फॉर्मल वर्ड है। क्या है? फॉर्मल है ये। और somebody जो वर्ड है वो क्या है? इनफॉर्मल है। अब ये फॉर्मल इनफॉर्मल तो मैंने पहले भी बताया ही होगा। फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल, जैसे किताबों में लिखी हुई जो मिलेंगी एकेडमिक बुक्स वगैरह में, वो जनरली मिलेगा आपको समवन। और somebody मतलब इनफॉर्मल। इनफॉर्मल फॉर्मल, कपड़े जैसे पहनते हैं फॉर्मल ऑफिशियल टाइप का कपड़ा आप कहाँ पहन करके जाते हो? जनरली ऑफिस वगैरह में, कॉलेज में, स्कूल में ड्रेस में जाते हैं, प्रॉपर ड्रेस में, वहां पे स्टाइलिश चीजें यूज नहीं करते। लेकिन इनफॉर्मल वे में क्या करते हैं, कहीं पे भी आप कैसा भी कपड़ा पहन ले तो कैजुअल है, स्टाइलिश है, फंकी है, कोई भी ड्रेसेस, तो वो इनफॉर्मल हो गए। तो वैसे ही बोलने चालने में यानी स्पीकिंग में कॉलोक्यली जो है हम लोग यूज करते हैं somebody का, ठीक है। बाकी अगर आपसे यूज हो गई है गलती से एकेडमिक में भी somebody तो कोई काटेगा नहीं, लेकिन करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब मान लो कि ये सेंटेंस आपकी अफर्मेटिव बन गई कि उसे बाजार जाना था। नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है, इसी की अगर नेगेटिव क्रिएट करनी हो सेंटेंस, हाउ टू फॉर्म द नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए गाइस आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अगर ऐसा बनाते हो कि सी हैड नॉट टू गो देयर, तो ऐसी सेंटेंस जो है ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये जो सेंटेंस थी ये तो अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। और ध्यान दिया कीजिए, जो आप लोग फुल स्टॉप लगाते हैं ना, कभी कभी यहाँ लगा देते हैं। जब आप टाइपिंग की टेस्ट देने जाएंगे तो आपकी फुल स्टॉप के चलते यहाँ पे एक नंबर कट जाएगा, वहां पे रेड रंग का अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है। जो टाइपिंग के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। तो आपकी फुल स्टॉप हमेशा नीचे में होनी चाहिए और बिना स्पेस दिए होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है। पंक्चुएशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो ग्रामर में गलत होगी। स्पोकन में ये सब का कोई लेना देना नहीं है ज्यादा, लेकिन ग्रामर में जब लिख रहे हैं तो वहां पे पड़ेगी। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो आप ऐसा मत बना दिएगा सी हैड नॉट टू गो देयर, ठीक है ना। ऐसे कुछ किताबों में वैसे भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इसका बेस्ट और ट्रेंडिंग वे जो है गाइस, यहाँ पे क्या करना है, हेड के जगह डिंट लगा देना है और यहाँ पे हेड को हैव में कन्वर्ट कर देना है। सी डिडंट हैव टू। यहाँ पे देखो मासिव चेंज हुआ है, ये हैड टू था, अब हैड टू की जगह पे हैड टू को हटा करके क्या कर दिया मैंने, सी डिडंट हैव टू। और आगे की जो चीजें हैं वो सेम ही रह जाएगी। सी डिडंट हैव टू, सी हैड टू गो टू मार्केट, सी डिडंट हैव टू गो टू मार्केट। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ये पास्ट सिंपल का रूल इंप्लीमेंट हो रहा है, इसके बारे में मैं समझा दूंगा आपको कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में किसको बाहर करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, सी डिडंट हैव टू गो टू मार्केट मतलब उसे बाजार नहीं जाना पड़ा या उसे बाजार नहीं जाना था, मुझे गया नहीं जाना था। आई डिडंट हैव टू गो टू गया, आई डिडंट हैव टू गो टू गया। पहले डिडंट हैव टू बोलने की आदत डाली तो 10 times try to speak in a breath, try to speak 10 times didn't have to because it must come on your tongue there, only then you can speak, on the tip of tongue should be there, ठीक है। सिर्फ जान लेने से नहीं होगा। जैसे हम लोग को लगता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर देखिए इंग्लिश तो मुझे आती है, ग्रामर में जानता भी हूँ, पर बोल नहीं पाते स्मूथली, तो कभी उन्होंने स्पीकिंग प्रैक्टिस करा नहीं, इसके वजह से ऐसा हो जाता है। तो सी डिडंट हैव टू गो टू मार्केट, उसे बाजार नहीं जाना था।
यहाँ पे फुल स्टॉप छुट्टी रह गई थी, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, ये ध्यान दिया करें। और तीसरी सेंटेंस जो बनाएंगे, अब तीसरी सेंटेंस बनाने के लिए बताइए विकास, किसको बाहर करूं मैं, हेड को बाहर करूं या डिड को बाहर करूं? सभी लोग बताइए। डिड को, हेड को बाहर नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों नहीं करना ये मैं कभी और क्लास में बता दूंगा, या फिर लास्ट में बोलना तो बता सकता हूं। डिड को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिड शी हैव टू गो टू मार्केट। गाइस अगर इसको एक, अगर हम आपसे पूछे कि कौन से स्ट्रक्चर की सेंटेंस है, मतलब कौन सा टेंस का है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगी, तो आप सीधी सीधी यही जान लेना कि ये पास्ट सिंपल का ही है, बस डबल वर्ब है इसमें, ठीक है ना। डबल वर्ब, दो वर्ब यूज आ रहे हैं, लेकिन वो कैसे हो रहे हैं अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब आपको इस समझ में आ जाएगा, जो वहां पे आ जाएगी, जब आप बोल लोगे तो मैं किसी दिन एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे पास्ट सिंपल क्या है ये, ठीक है। इंट्रोगेटिव में किसको बाहर करेंगे बोलिए, डिडंट। तो फुल सेंटेंस स्पीक एवरीबॉडी, बोलो जल्दी। डिडंट शी हैव टू गो टू मार्केट, ठीक है ना। इसमें किसी भी आपको नोट्स वगैरह की जरूरत नहीं है, तो यहां तक ज्यादा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगर सेंटेंस बोल रहा है कि मुझे वहां नहीं जाना था, हाउ टू ट्रांसलेट, आई डिडंट हैव टू गो देयर, ठीक है। मुझे क्रिकेट नहीं खेलना था, मुझे बच्चों के साथ क्रिकेट नहीं खेलना था, मुझे तुम्हारे खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलना था, मुझे पैसों के लिए क्रिकेट नहीं खेलना था, मुझे खुद के लिए क्रिकेट नहीं खेलना था, मुझे चैरिटी के लिए क्रिकेट नहीं खेलना था, आई डिडंट हैव टू प्ले क्रिकेट फॉर चैरिटी। तो एक ही सेंटेंस को आप कई तरीके से जब बोलते हैं तो वहां पे बोलने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, जब आप स्पोकन करते हैं उस वक्त, जिस समय कम्युनिकेट करते हैं उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे और भी सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं। अगर इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस फॉर्म करनी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का है, तो कैसे बनाइएगा, सबसे पहले बताएं। डिड को बाहर कीजिए, इस डिड को बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा, डिड शी हैव टू गो टू मार्केट। अगर मुझे बोलना है कि क्या तुम्हें गया जाना था, तो क्या पहले लगाएंगे, डिड यू हैव टू गो टू गया। लेकिन आपके अंदर प्रॉम्प्टनेस होना चाहिए, मतलब आप इसको स्मूथली बोल सकें, क्या तुम्हें वहां जाना था, डिड यू हैव टू गो देयर। तो पहले आप डिड यू हैव टू बोल के देखो, 10 टाइम्स बोलो डिड यू हैव टू, डिड यू हैव टू, डिड यू हैव टू, डिड यू हैव टू, क्योंकि 90% क्वेश्चन जो है ना यू से ही होते हैं, बाकी भी सब्जेक्ट्स आते हैं, पर 10% में सारा हो जाता है, डिड यू हैव टू। चलिए बोलते हैं, क्या तुम्हें गया जाना था, यस। क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी थी, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना था, क्या तुम्हें बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना था, क्या तुम्हें कैम्ब्रिज जाना था, क्या तुम्हें कल कैम्ब्रिज जाना था, यस्टरडे। यहाँ पे टुमारो की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें कल मैच देखना था, डिड यू हैव टू। क्या तुम्हें ये बाइक खरीदनी थी, डिड यू हैव टू बाइक दिस बाइक। तो अब सावधानी गाइस यहाँ पे यही बरतना है कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि डिड यू हैव टू, क्या तुम्हें गया जाना था, डिड यू हैव टू गो टू गया, तो क्विक आपको बोलना है कि ऑफ कोर्स हैड टू गो टू गया। यहाँ पे कन्वर्ट क्या करना है, डिड यू हैव टू, क्वेश्चन में डिड यू हैव टू आएगा, आंसर में हैव नहीं आएगा, आंसर में क्या आएगा, हैड। तो बोलिए अगली सेंटेंस क्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डिड यू हैव टू ड्रिंक वाटर, क्या तुम्हें पानी पीना था, तो क्या बोलेंगे, या ऑफ हैड टू ड्रिंक वाटर। क्या तुम्हें मूवी जाना था, डिड यू हैव टू गो टू मूवी, या ऑफ कोर्स हैड टू गो टू मूवी, ठीक है। क्या तुम्हें जुआ खेलना था, डिड यू हैव टू गैम्बल, गैम्बल मीन जुए खेलना, डिड यू हैव टू गैम्बल। बोलो, आप आंसर दीजिए। अगर नाम में देना है तो कैसे बोलोगे, नो नॉट एट ऑल आई डिडंट हैव टू गैम्बल। डिड यू हैव टू स्मोक, नो नॉट एट ऑल आई डिडंट हैव टू, थोड़ा ऊंचे आवाज में बोला कि नो नॉट एट ऑल आई डिडंट हैव टू स्मोक, ठीक है। डिड यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, या ऑफ कोर्स आई हैड टू आस्क एनी, आई हैड टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करेंगे गाइस, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन है नहीं। तो थोड़ी देर के बाद जो है ना आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा स्लैंग्स को देख लेते हैं, 2-4 स्लैंग भी बोर्ड पे है, मैं हर दिन सोचता हूँ पर भूल जाता हूँ लास्ट में।
तो दो चार स्लैंग्स आप लोग देख लो कि स्लैंग्स यूज कैसे होते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है। देखो क्या है ना, इंग्लिश में दो चीजें हैं, व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। स्पेशली वी द पीपल, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी पुअर एट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के मामले में जो है ना हम लोग काफी पुअर हैं, और इसीलिए हमारा बिहार खास करके प्रोनाउंसिएशन के मामले में बदनाम हो जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश तो हम लोग सीख भी लेते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। अब जैसे अगर बोलना है कि लेट मी गो, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, लेट मी गो। लेकिन एक नेटिव स्पीकर जो है, नेटिव स्पीकर मतलब वो बंदा जो बचपन से विदेशों में ही है, मतलब जिसका जन्म ही उस परिवेश में हुआ, इंग्लिश एनवायरमेंट में हुआ है, तो वो कभी बोलेगा, एक छोटा बच्चा बोलेगा लेट मी गो, इधर बोर्ड पे ध्यान दें, क्या बोलेगा उसको, नहीं, लेट मी को एक ही साथ वो बोलता है दिस, क्या लिखो ये, ले में। और गो की जो साउंड होती है गो, तो ये इनफैक्ट गो नहीं होती, प्रोनाउंसिएशन इसका ये होता है। अगर आपको फोनेटिक्स पढ़ा होगा आपने तो आपको याद होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो ये होती गैव। ठीक है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरीके से होते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो उनकी एक्सेंट ऐसी होती है अमेरिकन एक्सेंट में। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश तो इंग्लिश तो दोनों एक ही होता है, एक्सेंट अलग अलग होती है। तो its pronunciation is go and this is its pronunciation is go. Go is a bit easy to pronunciate, but when you pronounce it go is different, very difficult, and this is the reason why most of the people speak that the American pronunciations are very difficult, because our diphthong people can't pronounce easily. ठीक है, it is the cup of tea of 1% people only. And now look, अगर मुझे बोलना है कि let me go, तो क्या बोलेंगे, let me go. अब मुझे जाने दो, let me go now. हाँ, लेकिन ऐसे अगर हमें सिखाया जाए तो क्या बोलेंगे, लेट मी गो नाउ। लगता नहीं कि जैसे हम लोग बोटी बोटी पीसों में जो है ना विभक्त कर देते हैं सेंटेंस को, लेट मी गो नाउ सबको अलग अलग सुनाई पड़नी चाहिए। और हम लोग को ये कंफ्यूजन होती है कि मैं जो लेट मी गो बोल रहा हूँ सामने वाले को सुनाई पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इसलिए कंप्लीट बोलते हैं लेट मी गो नाउ। ये ऐसा इंग्लिश जो है ना, लगता है वो सुनने वाला भाग जाएगा सुन करके आपकी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन को इसलिए ध्यान रखना है कि वहां पे क्या बोलना है, लेट मी की साउंड क्या निकलनी चाहिए, ले में। ठीक है, ले में गो नाउ। ठीक है, मुझे बोल लेने दो, let me speak, मुझे पहले बोल लेने दो, let me speak first। ठीक है, ठीक है, मुझे पहले अंदर जाने दो, let me go in, let me go in, let me go in, let me, ये टाइम नहीं देना इसमें, let me go in नहीं, let me go in। try speaking you the guys, हाँ, yes, मुझे बोल लेने दो, let me speak, let me speak, let me speak। ठीक है, let me buy, let me buy, let me park the bike, 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 let me park the bike। तो ये जो शब्द है ले में, इसको क्या बताया था मैंने कल, इसको क्या बोलते हैं, स्लैंग्स। स्लैंग्स वो वर्ड है गाइस जो कि हर लैंग्वेज में होती है, चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश हो, अमेरिकन हो, और हमारे हिंदी में भी बहुत सारे स्लैंग्स हैं। स्लैंग्स जो कि अच्छी लैंग्वेज नहीं मानी जाती है। This is the language of squanderers, hooligans, or a dirty language is supposed to be. But in fact, means people say, कई बार लोग बोलते हैं कि सर अगर ये डर्टी लैंग्वेज तो इसे सिखाया क्यों जाता है, ये पढ़ा क्यों रहे हैं, ये भी सवाल हो सकता है। एक्चुअली देखो क्या है कि स्पोकन की कोर्स है ये, तो स्पोकन में आपको वो चीजें सीखनी है जो बोलने में आते हैं। तो आप जब बोल रहे होते हो तो आप ये बताओ कि हमारे यहाँ जो वर्ड है, हिंदी में बहुत सारे वर्ड है जो स्लैंग्स हैं। जैसे एक वर्ड है साला या साले, है कि नहीं है, तो आप हमको ये बताइए कि ये वर्ड अच्छा है या बुरा है। अच्छा है, मतलब किसी को बोलेंगे तो अच्छा फील करेगा, नहीं करेगा। लेकिन आपने देखा ना कि बाप बेटे को भी बोल देते हैं, भाई भाई को बोल ले रहे हैं, दोस्त दोस्त को बोल ले रहे हैं, और दोस्त तो बिना बोले लगता है कि बोलेगा ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन अगर वही दोस्त उसका मीनिंग निकालने लगे, तुमने साला बोला, साला मतलब तो ये होता है वाइफ ब्रदर, तब तो फाइटिंग वहीं वहीं स्टार्ट हो जानी है, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग उस मीनिंग को छोड़ दिए हैं, मतलब सोचना कि साला मतलब क्या होता है, बस बोल देना है, क्योंकि वो आत्मा को संतुष्टि मिलती है ना। तो अब यही रीजन है कि स्लैंग्स हमारे बीच चल रहा है। अब बोलोगे कि सर तो स्लैंग कौन यूज करता है, तो अनपढ़ जाहिल थोड़ी यूज करते हैं, सभी कोई करते हैं, पढ़े लिखे भी करते हैं। तो इसीलिए हमारी मजबूरी है कि उन स्लैंग्स को जानना है। तो ब्रिटिश अमेरिकन जो है वो भी स्लैंग्स, तो अब बोलेंगे कि सर लेकिन हमें स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं मिला स्लैंग्स। अब बोलोगे ना कि स्कूल कॉलेज में स्लैंग्स क्यों नहीं पढ़ाएगा, तो भाई साहब स्कूल कॉलेज में गंदी लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती है। ठीक है, आपको सिनेमा में स्लैंग्स मिलेगा, ठीक है, आपको सीरियल्स में मिलेगी सुनने को,
ठीक है। अगर स्लैंग्स आप देखोगे तो आपको न्यूज़पेपर्स में भी थोड़ी बहुत मिल सकती है, कुछ लिमिटेड स्लैंग, सारे नहीं। और आप कमेंट्रीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वहां पे आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन आप कहीं पे लेटर लिख रहे हैं, डायरेक्टर को लिख रहे हैं लेटर, अपने प्रिंसिपल साहब को लेटर में स्लैंग्स लिख लिख करके भेजा है, तो आपके उसी दिन जो है ना रसीद काट देंगे बाहर जाने का, टीसी जिसको बोलते हैं, ट्रांसफर। तो स्लैंग्स कहने का मतलब है कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर ये चलती है, स्पीकिंग में चलती है, ठीक है ना। वो हर लैंग्वेज में स्लैंग होता है, ठीक है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं बे जैसा शब्द, बहुत भद्दा लगता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं, और उसका उससे कोई ज्यादा किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, बोल भी दे तो अच्छा चलो। तो अब मान लो कि अगर कोई अंग्रेज आकर के हिंदी सीखे हमारे इंडिया के अंदर, तो उसको लोग पहले गाली सिखाएंगे कि पहले सही चीजें सिखाएंगे? पहले तो ग्रामर सिखाएंगे ना, पहले तो उसको ग्रामर सिखानी होगी। जैसे वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेगा, तो उसको पहले क्या सिखाया जाएगा कि बे क्या होता है, रे क्या होता है, ये सब सिखाया जाएगा? नहीं। अब अगर मान लो कि एक ब्रिटिश अगर इंडियन के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, तो आप तो दो चार स्लैंग रख दीजिएगा उसके सामने, तो वो किताबों में ढूंढने लगेगा कि ये तो बोला मैं हिंदी सीखा पर समझ में आ नहीं रहा है, ये बोला किस क्या, ठीक है, क्या बे कहाँ जा रहे हैं। अब उसको बे तक को कहाँ जा रहे हैं तब तो समझ में आएगा कि क्या बे जो बोला ये तो मैंने कभी एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं। भाई पढ़ेगा कहाँ से, क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई नहीं जा रही, तो वो चीजें उसको कहाँ से मिलनी थी, मूवी से मिलना था। और ये हम बिहारियों को, मतलब हम इंडियंस को पता है कि हमारा ये जो बोला तो इसका मतलब क्या निकला, ठीक है। तो यही है कि स्लैंग्स को जानना पड़ता है, जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्लैंग, कुछ अच्छे स्लैंग्स भी, ऐसा नहीं कि सारे स्लैंग्स बुरे हैं। जैसे आप किसी को बोलो माय गॉड ऑल द टॉप डॉग्स आर सिटिंग इन दिस प्रोग्राम, ऑल द टॉप डॉग्स, ठीक है, सारे टॉप डॉग्स बैठे हुए हैं। टॉप डॉग्स का मतलब होता है हाई प्रोफाइल पीपल, मतलब बहुत बड़े बड़े ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति। अब अगर उनके सामने बोल दो कि ऑल द टॉप डॉग्स आर सिटिंग, आइए इनको माला पहनाइए, तो जूता लेके दौड़ेगा तुम्हारे पीछे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्लैंग्स बोल करके आप उनको इज्जत नहीं दे रहे, उनसे उनकी इंसल्ट हो जाएगी ना। हाँ, बाद में बोल सकते हैं कि सारे सर के टॉप डॉग वहां पे इकट्ठे थे। अब अपने दोस्तों में बात करें तो बोल सकते टॉप डॉग्स मतलब द पीपल हैविंग द हाई रैंक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारा वर्ड है, टॉप डॉग है, टॉप नॉच है। अब और भी वर्ब में भी है, वाना, गोटा, गोना, है ना, हाफ्टा, बहुत सारे। अब जैसे मुझे बोलना है कि आई हैव टू गो, जैसे कल आपने पढ़ा था क्या, आई हैव टू गो। तो अब कोई अमेरिकन जो है ना, ये ऐसा नहीं बोलता हैव टू गो टू मार्केट, जैसे हम चबा चबा करके बोलते हैं इंग्लिश में, आई हैव टू गो टू मार्केट। वो क्या बोलेगा, हैव टू को एक ही साथ बोलता है हाफ्टा, हाफ्टा। ये स्लैंग है आपका। अब हैव टू प्रोनाउंसिएट ही नहीं करता, आई हैव टू, और ये गो की प्रोनाउंसिएशन होती है गो, ऐसे, ठीक है ना। अगर आपको स्लैंग्स तो अभी मैंने लिखा ही था ये वाला गो, तो ये गो नहीं होता है, उसकी साउंड निकलती है गो, गो। जैसे हमारा हम इंडियंस का साउंड क्या निकलता है, गो, गो। इसी को ब्रिटिश क्या बोलते हैं, गो, 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 गो। और एक अमेरिकन बोले गो, ठीक है। हम बोलते हैं नो, आई डोंट नो, लेकिन इसी को एक ब्रिटिश बोलेगा आई डोंट नो, नो। और उसी को अमेरिकन को अगर दे दो, बोले आई डोंट नो, ओ बोलेगा। ये जो सबसे डिफिकल्ट ये ओ डिफथॉन्ग्स होती है, ओ ओ ये वाली, ये गो। अब हमें बोलना है स्लो, अगर हमें बोलना है कि प्लीज गो स्लो, तो हम इंडियन बोलेंगे प्लीज गो स्लो, लेकिन उसी को एक ब्रिटिश बोलेगा प्लीज गो स्लो। और अगर अमेरिकन को दे दिए प्लीज गो स्लो, ये डिफरेंस हो जाती है। आई डोंट नो, हम बोलेंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन वही ब्रिटिश को देंगे तो क्या बोले, आई डोंट नो, ठीक है। अगर उसी अमेरिकन को दे दीजिएगा उसी सेंटेंस को बोलने को, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी आई डोंट नो, आई डोंट नो। ये ओ जो है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है, और इसीलिए लोग बोलते हैं कि अमेरिकन एक्सेंट टफ है। अमेरिकन एक्सेंट और भी टफ होने के कई कारण है। जैसे देखो, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं, हम लोग कलर की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, ये बोर्ड पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहे हैं, बोर्ड नहीं दिख रहा, आपको कहां से दिखेगा, जिसको दिख रहा है उससे पूछ रहा हूं मैं। देखो, ये जो दोनों वर्ड लिखी है, इसमें सही कौन है, गलत कौन सा है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा देख लीजिए। कैन यू ब्रिंग वाटर डियर, लिटिल बिट। देखो इधर बोर्ड पे प्लीज। अभी मैंने बोला कि विच प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट, COLOUR, ये सही है या फिर COLOR, क्या सही है? हाँ जी, हाँ, ये
इसमें कौन सा सही है? AEROPLANE AIRPLANE फर्स्ट वन क्या पढ़ेंगे? पढ़िए, ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? What is pronunciation? What is written? This one is written. What's written? Biscuit. What is this? Cookies. देखो इधर, इसमें कौन सा सही है? Which one is right? Biscuit या cookies? ये दोनों सही लग रहे हैं। एक्चुअली देखिए, ये ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर ये सारे वर्ड चलते हैं, ठीक है, और ये अमेरिकन के अंदर, मतलब अमेरिकन इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स भी जो है ना डिफरेंट है, साउंड्स डिफरेंट है। जैसे देखो, हमारी जो स्पेलिंग होती है वो अलग है, COLOUR, तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं नॉर्मली, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग होती है COLOUR। लेकिन आप जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह देखते होंगे तो उस पर लिखा हुआ कलर की स्पेलिंग क्या आता है? COLOR। तो हमें पहली बार, मुझे भी ऐसा कुछ लगा था जब इनिशियली मैं देखा था कि कॉलर की स्पेलिंग ऐसा भी होता है, तो मुझे बाद में पता चला कि भाई ये अमेरिकन इंग्लिश की चीज है, मतलब अमेरिका के लोग जो है ना कलर को कॉलर ऐसे ही लिखते हैं, COLOR, ठीक है। अब देखो कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, सब किधर से आए हुए हैं? डेवलप्ड नेशन से आए हुए, तो इसलिए वो यूज करते हैं, ठीक है। ये एरोप्लेन, इसकी प्रोनाउंसिएशन एरोप्लेन, एरोप्लेन, ये ब्रिटिश वाले करते हैं, और अगर अमेरिकन को है तो वो प्रोनाउंसिएट क्या करते हैं? एयरप्लेन, एयरप्लेन, एयरप्लेन। द ब्रिटिश स्पीक्स बिग बिस्किट्स, ठीक है, बिस्किट्स या बिकीज, लेकिन वो क्या बोलते हैं? कुकीज, कुकीज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, मैं एक लिस्ट दे दूंगा या फिर एक दिन इस पे हम लोग क्लास रखेंगे डिटेल्स में कि कौन कौन से वर्ड जो हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज में आते और कौन कौन से हैं जो अमेरिकन में होते, तो इट विल बी फाइन टू प्रोनाउंसिएट। अभी मैं कह रहा था बात हाफ्ता की, जैसे अब हमें बोलना है कि मुझे जाना है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं? आई हैव टू गो, क्या बोलते हैं? लेकिन अंग्रेजों की जो साउंड होती है, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशंस होते हैं आई हैव टू बोलते ही नहीं, वो बोलता है इसके जगह पे हाफ्ता। अब दिक्कत क्या है ना, देखो कि अगर एक टीचर पढ़ा दे उस बच्चे को जो सिर्फ ग्रामर जानता है, उस स्पोकन से कोई लेना देना नहीं है कि भाई पढ़ो क्या लिखा हुआ है, तो पढ़ेगा आई हैव टू गो। सुनने में बड़ा ही ऑकवर्ड लग रहा है, भद्दा लग रहा है, भैया ऐसी की तैसी करने से अच्छा है कि तुम सीधे सीधे आई हैव टू गो बोलो, ठीक है ना, ये तेरे बस की नहीं। इसकी प्रोनाउंसिएशन एक ही साथ होनी चाहिए, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मैं बोल रहा हूँ आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, लेकिन सुनने वाले को वही सुनाई पड़ेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी आई हैव टू गो, यानी आई हैव टू गो, आपको यही सुनना था ना। तो ये वो इनफैक्ट बोलता ही यही है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, उसकी जुबान वैसे फिक्स हो गई है, आई हैव टू गो। और तो और आपको एक और स्लैंग्स वहां पे दिख रहा होगा, देखो तो वहां पे है, हटेगा, चेयर्स, रिमूव द चेयर फ्रॉम देयर, नहीं है, देखो वहां पे, यस, हाँ। जैसे आई हैव टू गो को आपको पता होना चाहिए कि गेट टू का भी स्लैंग होते है गोटा, ठीक है। ये अब लोग आई हैव टू गो या आई हैव टू गो, ये तो नॉर्मल है, लोग बोलते हैं आई गो टू गो, आई गो टू गो। ये गेट टू को गोटा बोलते हैं, और ये गोटा का मतलब हो गया, ये गोटा का मतलब होता है गेट टू, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन इसकी साउंड कैसे निकाले? आप बोलिएगा ये किसी नए स्टूडेंट को दे दोगे कि ऐसे प्रोनाउंसिएट करो आई हैव टू गो, तो क्या प्रोनाउंसिएट करेगा? मतलब आई हैव टू गो, आई गेट टू गो ऐसा बोलता, या सीधे सीधे बोलता है आई गो टू गो, आई गो टू गो होम नाउ, आई गो टू गो होम नाउ। लोग बोलते कि सर समझ बोल तो रहा था, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, बाकी चीजें बाउंस कर जा रही थी। बाउंस क्यों नहीं करेगा? एक जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स है वो यूज करता है स्लैंग्स, उनकी एक्सेंट्स होती है हाई,
उनके बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होते हैं। हमारे प्रोनाउंसिएशन होती है कार हमारी, ठीक है। ब्रिटिश लोग क्या बोलते हैं? कार, और रा बोलते ही नहीं। अमेरिकन का रा होता है लेकिन वो गले से निकलने वाली रा होती है, खार। अब खार, अब ब्यूटीफुल खार, खार रा आएगा लेकिन उसके गले से आएगी। और हमारा कार रा जो है ना, ये एप्पल पैलेटल से निकलती है, कार। आई हैव अ कार, नाइस कार, कार खार। और एक है खार, इनकी रा है ही नहीं, अब खार, अब नाइस खार, अब स्पोर्ट्स खार। तो ये डिफरेंसेस हैं। खैर, तो अभी थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस भी हम लोग को कर लेना है। टुडे इज फ्राइडे, नो इज द डे फॉर मॉक इंटरव्यू, so would you have to go for mock interview really? Could you switch up the yeah